सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। नाज़रीन, ऐसा लग रहा था कि बजट में ताउन और PTI क़यादत की हुकूमती शख्सियात से बैकडोर मुलाकातों की खबरों के बाद मुफाहमत का कोई रास्ता निकल सकता है और अनकरीब इमरान खान की अपनी एक बहन से कम अज़ कम मुलाकात करवाई जा सकती है। मगर इमरान खान के ख़ानदान ने इस सारे मुमकिन प्रोसेस पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया है। आज अलीमा खान ने यह दावा किया कि रिलीफ की आड़ में यह मनसूबा बनाया जा रहा है कि इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाज़ी की मुलाकात करवाई जाए और जैसे ही नौरीन नियाज़ी बाहर आकर इस हवाले से कोई तफसीलात बताएं तो इसे जवाज़ बनाकर अगले 6 माह के लिए मुलाकातों पर दोबारा पाबंदी लगा दी जाए। लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसा आर्जी रिलीफ हमें मंजूर नहीं। अलीमा खान ने यह भी कहा कि नौरीन नियाज़ी से मुलाकात की आड़ में ये अपना खास बंदा मुलाकात के लिए अडियाला भिजवाना चाहते हैं। यहाँ पर नाजरीन उनका इशारा बैरिस्टर सैफ की तरफ था, जिनसे मुतालिक चंद रोज़ कबल सहाफ़ी नईम अशरफ वट ने यह दावा किया था कि जेल हुकाम के ज़रिए बैरिस्टर सैफ को यह पैगाम भिजवाया गया है कि इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं। अब खा अलीमा खान हो या फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, दोनों अदलिया से भी हमें काफ़ी बयानात हैं उसको देखते हुए लगता है कि दिल बर्दाश्ता है और दूसरी तरफ अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो एहतजाज के लिए भी कोई मौजू माहौल बनता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने इतना ज़रूर कह दिया है कि इमरान खान से अनकरीब मुलाकात करवा दी जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं PTI और हुकूमती शख्सियात के दरमियान पसे पर्दा क्या बातें होती रहीं और PTI को किस शक्ल में इमरान खान से मुलाकात काबिल कबूल होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफीउल्लाह जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। क्या आपको उम्मीद है अनकरीब या फिर कल, जो कि मुलाकात का दिन है अडियाला में, खान साहब की मुलाकात हो जाए? कम अज़ कम जो सामने आ रही हैं तफसीलात कि नौरीन नियाज़ी साहिबा की और बैरिस्टर सैफ साहब का नाम भी आ रहा है, ये मुलाकात अनकरीब हो सकती है या फिर कल? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक मुलाकातों की बात है तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। फिर आइंदा पिछले कुछ दिनों से मुलाकातों के बारे में काफ़ी क़यासराइयाँ भी हो रही हैं। जहाँ तक नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात की बात है तो उनके फैमिली का वर्जन आज आपने सुना होगा, जो कि अलीमा आपा ने मीडिया टॉक्स के ज़रिए पूरी कौम को बताया है। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की बात है तो पार्टी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में, अपनी ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि पार्टी को बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि कल मंगल का दिन है और मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब से फैमिली का मिलने का दिन है और वकला के मिलने का दिन है। फैमिली की आखिरी मुलाकात दिसंबर में हुई थी और वकला की आखिरी मुलाकात जो है वो अक्टूबर में हुई थी। पिछले 7 महीनों से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब को वो तभी सहूलत नहीं मिल रही डिमांड कर रही है, क्योंकि जो सेहत का मामला है वो ज़ाती नवैयत का मामला है। उसमें उनकी फैमिली इंटरवीन करेगी। जो फैमिली की डिमांड है वो बड़ी जायज़ डिमांड है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उनका इलाज हो, ज़ाती डॉक्टर उनके हमराह होने चाहिए, फैमिली के ज़ेर निगरानी तमाम प्रोसीजर होना चाहिए। आपने इससे पहले देखा होगा कि 5 दफ़ा खान साहब को पिम्स लाया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना पार्टी को बताया गया, और जो वहाँ पे प्रोसीजर होता है वो किसके ज़ेर निगरानी होता है। तहरीक इंसाफ इस मेडिकल बोर्ड को, इस प्रोसीजर को, उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर चुकी है। कल मंगल का दिन है, देखते हैं कि हमेशा की तरह मुलाकात नहीं होती या फिर कल कोई ब्रेक थ्रू होता है, लेकिन जहाँ तक फैमिली के मिलने का दिन है तो वो बड़ी वाज़ेह कर दिया। शफी साहब, ये बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से क्या एतराज़ है? अलीमा साहिबा भी कह रही हैं कि ये अपने बंदे की मुलाकात करवाना चाहते हैं इस मुलाकात की आड़ में। बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से आपके क्या खदशात हैं अगर मुलाकात होती है? नहीं, देखिए, बैरिस्टर सैफ को जो बात मीडिया पे चल रही है आपने खुद भी कवर किया होगा, लेकिन पार्टी को उस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही बैरिस्टर सैफ की कोई उस मुलाकात के हवाले से स्टेटमेंट आ चुकी है। मेरी खुद भी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद भी इस चीज़ की तरदीद की है कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर अगर ऐसी कोई मुलाकात करवाई जा रही है तो फिर चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर है, उनको लूप में लेना ज़रूरी था। उनको लूप में लिया। सैफ के अगर मिलने उनका प्लान भी है तो वो उनके ज़रिए मिलते तो बेहतर होता। इस तरह डायरेक्टली मिलना जो है वो शकूक और शुबात को जन्म देता है।
लेकिन ये भी कहा एक राय पाई जाती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये जो आपका मुतालबा है कि उनको डॉक्टर्स तक एक्सेस दी जाए, अभी तो बिल्कुल एक बंद गली में नज़र आता है ये तमाम मामला खान साहब से मुलाकात के हवाले से। इसके बाद एक जो थोड़ी सी उम्मीद बनी है, मुलाकात खा वो बैरिस्टर सैफ हों या फिर उनके साथ जो भी बहन खान साहब की हों, वो आप नहीं समझते कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिससे रास्ता निकले मेडिकल एक्सेस का भी और बाकी फैमिली और वकला की मुलाकातों का? देखिए, जहां तक तो मैंने शुरू में कह दिया कि जहां तक नौरीन नियाज़ी साहिबा की मिलने की बात है तो वो फैमिली की स्टेटमेंट उस बारे में आ चुकी है, वो बेहतर समझते हैं। अलीमा आपा ने बड़ा आज क्लियरली सब तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया। और जहां तक बैरिस्टर सैफ की मिलने की बात है, अगर ये एक प्रॉपर चैनल से होता, जेल हुकाम जो है वो पार्टी को बताते, जेल हुकाम जो है वो बैरिस्टर गौहर को लूप में लेते तो बेहतर होता। अगर इस तरह कोई डायरेक्ट मुलाकात करवा भी दी जाती है तो इससे मजीद चीज़ें जो है वो गढ़ने की तरफ जाएंगी। शफी साहब, बजट के दौरान वज़ीर आला अफरीदी की बातचीत होती रही हुकूमत से, आप लोगों की हुकूमती शख्सियात से उनकी मुलाकातों के हवाले से भी बहुत सी खबरें आती रहीं। क्या वजह है कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं सिक्योर करवा पाए? सारी सूरत हाल में बजट में हुकूमत को भी ताउन आप लोगों से दरकार था, इस सब के नतीजे में सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का माहौल क्यों नहीं बन सका? देखिए, जहां तक बजट की बात थी तो बजट के लिए हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते थे और इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी जमा की गई सीएम अफरीदी की जानिब से, लेकिन वो जो बेंच जिसने सुनना था वो बेंच ही टूट गया और बजट के लिए अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। और उसके बाद फिर अफरीदी साहब की ज़ाती ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जिसमें तनख्वाहें होती हैं, जो एसेंशियल बजट कहलाता है। फिर उसके लिए कानूनी टीम से भी मशावरत हुई, कानूनी टीम के साथ बैक टू बैक 3 से 4 दिन हमारी मुलाकातें मीटिंग्स होती रही, लेकिन कुछ कानूनी पिचीरियों की वजह से 3 महीने का बजट पेश करना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये फैसला जो था ये पॉलिटिकल कमेटी ने लिया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए, क्योंकि तमाम तरह सिचुएशन उनके सामने रखी गई। और जहां तक आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, जो NSC का इजलास हुआ, तो NSC के इजलास से पहले जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी उसमें हमने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस इनके सामने रखा था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, जो सूबों से कटौती की आप बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा इस पे एग्री नहीं है, हम कटौती को किसी सूरत नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। आपने देखा होगा कि जब पीपल्स पार्टी इस किस्म के फैसले लेती है तो अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करती है और नून लीग भी करती है, तो फिर हम भी करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये सीएम अफरीदी साहब खुद से ये फैसला नहीं ले सकते अकेले में, ना कैबिनेट ले सकती है। हम इमरान खान साहब के सामने ये सिचुएशन रखेंगे। अगर इमरान खान साहब हामी भरते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर हामी नहीं भरते तो किसी सूरत कोई भी ग्रांट फेडरल हुकूमत को नहीं दिया अच्छा शफीउल्लाह जान साहब, अब लेट से अगर बैरिस्टर सैफ साहब का ही नाम आता है और ये मुलाकात भी मुमकिन हो जाती है तो PTI का इससे इज़हार लाताल्लुक ही होगा? जो भी बात उनकी मुलाकात से इस सूरत हाल से आप फासला इख्तियार करेंगे या फिर ऑन करेंगे उस मुलाकात को? देखिए, बेहतर वर्जन इस मुलाकात के बारे में तो आपको पार्टी की लीडरशिप ही दे पाएगी। बैरिस्टर गौहर साहब इसमें बारे में अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कल जो बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट भी दी है, ट्वीट भी किया है, उन्होंने इस मुलाकात से लाताउल्की जाहिर की है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वज़ीर आला अफरीदी साहब की अगर मुलाकात हो जाती है खान साहब से और वो कोई अहकामात दे देते हैं लोगों को मोबिलाइज़ करने के, तो ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद हैं उनको हालात तो मालूम है। इससे पहले भी खान साहब की फैमिली ये शिकवा करती रही कि लोग क्यों नहीं बाहर निकाल रहे, अडियाला के बाहर एहतजाज क्यों नहीं हो पा रहा, और हमें ये भी नज़र आता है कि इतनी स्पेस हुकूमत नहीं दे रही कि आप लोग एहतजाज एक मौसर एहतजाज कर सकें। सो अफरीदी साहब की मुलाकात न होना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगा आपके लिए? नहीं, कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है। शायद यही खौफ है अफरीदी साहब की जो मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि अफरीदी साहब एक नेशनल लीडर के तौर पे इस वक्त उभर रहे हैं और वो एक इस वक्त क्राउड को पुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैस मोबिलाइजेशन हुई वो तारीखी थी, वो मनाजिर आपके सामने है। अगर अफरीदी साहब की मुलाकात होती है और खान साहब की कोई भी ऐसी डायरेक्शन होती है, वो मनो अन कबूल की जाएगी। आप देखेंगे कि लाखों लोगों को अफरीदी साहब लीड करेंगे और जो भी लाएमल दिया जाएगा उस पर इंशाल्लाह हम पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन शफी साहब, हम आपसे जो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से फैसला साजी के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि PTI की तर्जुमानी तो शेख वकास साहब की जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल गायब हैं। इस हवाले से कुछ बता सकते हैं, वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट करे पार्टी को आजकल? देखिए, शेख वकास साहब जो है इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो मीडिया से इंटरेक्ट भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के मौक़िफ़ को वो प्लेटफॉर्म पे रखे, जो प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल है, एक मौसर रोल उनको प्ले करना चाहिए और उनको अब जो है सामने आके तमाम तरह चीज़ों को जो है फेस करना चाहिए और पार्टी का मौक़िफ़ रखना चाहिए। अब आखिर में सेनेटर फैसल वावडा साहब जो मौजूदा हुकूमत है उस पर बड़ी सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे।
पीटीआई इससे क्या सेंस लेती है? आप समझते हैं कि विफाक में बैठी हुई हुकूमत को कोई ख़तरा है? सीएम आफरीदी साहब ने भी ये कहा था बजट के दौरान कि अगले बजट शहबाज शरीफ साहब ने इनकी हुकूमत नहीं पेश करी होगी। सो आप लोग कैसे क्या सेंस करते हैं? और जो बैकडोर राब्ते पीटीआई की मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से क्या बता सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि रियासत भी ये समझ बैठी है कि हमने किन निकम्मों नायल लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ वाहिद वजीर आजम है जिसने 5 बजट पेश किए। पहले पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें उन्होंने 2 बजट पेश किए, अब ये तीसरा बजट इस हुकूमत ने पेश किया। ये वाहिद वजीर आजम है जो 5 बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना जो विजन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो नहीं हो पा रही। आप खुद देख लें कि जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई है उस दिन से लेके आज तक क्या पाकिस्तान संभला है? आपके सामने है इकोनॉमिक कंडीशन। फिर ये जो हुकूमत जो कहती थी कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है, हमारे पास जो है हम इकनॉमी रिवाइव करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की के नए मनाजिल तय करेगी, तो किसी एक सेक्टर में ये बता दी ये हुकूमत जिसने कोई परफॉर्मेंस पेश की हो। आप फिगर्स उठा लें इमरान खान साहब के टाइम पे और आज के टाइम पे। आप इवन पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, हमारे टाइम पे 150 का पेट्रोल था और आज 300 का पेट्रोल है। फिर अभी तो पेट्रोल जो है वो $60 से नीचे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में ये रिलीफ पास ऑन नहीं किया जा रहा। हमारी जब हुकूमत थी तो $120 का पेट्रोल था, आलमी मंडी में हम 150 का दे रहे थे। अगर उस तनासब से देख लें, इस वक्त अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो पेट्रोल 100 रुपए से नीचे पर लीटर होता। लेकिन ये जो हुकूमत है ये नाअहल है, ये जो हुकूमत है ये इनकॉम्पिटेंट है, ये अजाब की तरह पाकिस्तान पे मुसल्लत है। तो जितना जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के हक में बेहतर है। और रियासत भी अब ये समझ बैठी है शायद कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि इन जैसे नाअहल टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जो जीडीपी ग्रोथ हमारे टाइम पे 6% थी और शहबाज शरीफ कहते थे कि 6% में ना तरक्की हो सकती है ना रोजगार मिल सकता है। अपने बजट स्पीच में पिछले दिनों कह रहे हैं कि हम ग्रोथ को 4% पे लेके जाएंगे। तो 4% पे कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? ये तो अपने वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये जो आपका दावा है कि रियासत भी समझ चुकी है इस हुकूमत के हवाले से, अब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तो बिल्कुल 1 पेज पर ये निज़ाम और हुकूमत अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन आइंदा वक्तों में क्या होता है वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। बलूचिस्तान में जो एक इंतहाई बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है, जब अपना रास्ता भटक जाने पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, उसकी बीवी और छोटी मासूम बच्चियों के सामने। बलूचिस्तान हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करते हैं कराची के उस अली मुर्तज़ा की जो बलूचिस्तान में तारीख राहों में और अपनों की निगाहों के सामने इंसानियत के दुश्मनों के हाथों नाहक कत्ल कर दिया गया। उसको इंसानियत पर हमले और बलोच रवायात की तौहीन के तौर पर देखा जा रहा है। 2 रोज़ कबल कराची से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान कोयटा में सैरो तफरीह के बाद रात के वक्त वापस कराची के सफ़र पर निकला तो गूगल मैप इस्तेमाल करते हुए वो रास्ता भटक गए और कौमी शाहराह से हटकर दश्त के इलाके खंड में पहुंच गए, जहां पर अचानक उनकी गाड़ी को मुसल्लह अफराद ने घेर लिया। अली मुर्तज़ा ने अपने ख़ानदान को बचाने के लिए जब गाड़ी न रोकी तो मुसल्लह अफराद ने उन पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनकी अहलिया आयशा गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हुई हैं, जो कि अब कराची में ज़ेर इलाज हैं। गाड़ी में मौजूद उनकी 2 मासूम बेटियां मौजज़ाना तौर पर बच गईं, क्योंकि फायरिंग से कबल वालिदैन ने उन्हें गाड़ी में नीचे लटा दिया था। आज एसपी मस्तूंग अल्लाह बख्श ने इस हवाले से तफसीलात बताई हैं और कहा कि पुलिस की आला सतह की टीम ने जाए वक़्वा का तफसीली दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सफ़र के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं, जिनमें से एक महफूज और दूसरा इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। अली मुर्तज़ा इलाके से लाइल्मी और शॉर्टकट लेने की कोशिश में गाड़ी खतरनाक रास्ते पर ले गया, जहां ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाजरीन, एसपी मस्तूंग ने आज ख़ुद इस इलाके को गैर महफूज कहा है, मगर वहां पर रहनुमाई या फिर हिफाजत के लिए कोई ऐसी चौकी कायम नहीं की गई थी या कोई ऐसा नाका नहीं लगाया गया था जो शहरियों को ये बता सके कि ये ख़तरनाक इलाका है और इस तरफ ना जाएं। इस बात का शिकवा शहीद अली मुर्तज़ा के वालिद ने भी आज किया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो ये समझता था कि वो इस मुल्क में जहाँ भी चाहे जाना चाहे वो महफूज तरीके से सफ़र कर सकता है। दिलबर्दाश्ता होकर उनके वालिद ने कहा और ये अपील की लोगों से कि जब तक हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ ना दे, ऐसी यकीन दहानी ना कराए, तब तक यहाँ पर कोई सफ़र ना करे ताकि किसी और का बच्चा उनके बेटे की तरह उसकी जान ना चली जाए। सुनिए अली मुर्तज़ा के वालिद ने आज क्या गुफ्तगू की।
प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में अब तक क्या तहकीकात हुई हैं और ये वाक़या क्या ये जाहिर करता है कि बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो आम शहरियों के लिए नो गो एरियाज़ हैं। क्या हुकूमत बलूचिस्तान का मौक़िफ़ है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन बराए मीडिया और सियासी अमूर। रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो कोई ताज़ा तरीन आपके पास तफसीलात हों तहकीकात के हवाले से कि ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, ये वही कलदम BLA है या इसमें कोई और अनासर इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ये डकैती से रिलेटेड कोई वाक़या है या प्योरली दहशतगर्दी, आप क्या बता सकते हैं? थैंक यू अफसा फॉर हैविंग मी इन योर शो। अफसा, बड़े अफसोस के साथ और बड़े शर्म के साथ ये बात करने का मौका मिल रहा है कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी काफ़ी अरसे से ये बात कहते आ रहे हैं कि ये जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान में, ये किसी मासूम शहरी को ये समझकर नहीं मारते कि उनका किसी और शहर से ताल्लुक है। ये जो है पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं, मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डे 1 से बहुत क्लियर हैं कि वो एक मजलूम के साथ खड़े होंगे, वो जालिम के साथ नहीं खड़े हो सकते। इस वाक़े की जो चीज़ें हमारे सामने अब तक अबसा आई हैं, जो प्रोग्रेस का आप सवाल कर रही हैं, मैं सिर्फ आपको इस वक्त इस स्टेज पे इतना बताऊंगा कि इस वाक़े के बाद दश्त और जो खंड का इलाका है वहाँ पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उसकी कुछ रीजंस हैं, जब तक कि उनकी क्लैरिटी नहीं आ जाती उस वक्त तक उसको शेयर करना कबल वक्त होगा। लेकिन ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस हो, CTD हो या फ्रंटियर फोर्स बलूचिस्तान हो या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं उस इलाके में, उन्हें एक कामयाबी मिली है। लेकिन इस वक्त प्री मैच्योर स्टेज पर मैं उस पर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि ये कबल वक्त होगा। इस वाक़े का जैसे आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि वो रास्ता भटक गए थे और एक ऐसे इलाके में जो कि वीरान इलाका है उस तरफ निकल गए थे, और जो हमारे पास पुलिस से जो गैदर हुई है मालूमात उसके मुताबिक जैसे ही अली मुर्तज़ा ने मुसल्ला लोगों को सामने देखा जो कि दहशतगर्द थे, जिन्हें मैं मुसल्ला लोग तो नहीं वाज़े अंदाज में दहशतगर्द कहूँगा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ने की और वहाँ से निकलने की कोशिश की, क्योंकि जितनी भी गोलियाँ उनकी गाड़ी को लगी हैं वो पीछे से लगी हैं। तो उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो फायरिंग की जद में आए। और मैं सलाम पेश करूंगा उनकी अहलिया को, उस माँ को जिसने अपनी जान पर खेल कर अपनी 2 मासूम बच्चियों की जिंदगी को बचाने की कोशिश की, और इस वक्त भी वो कराची में आगा खान हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। जो अफसोसनाक वाक़या अली मुर्तज़ा का पेश आया उसकी हम जितनी भी मजम्मत करें, उस पर हम जितना भी अफसोस का इजहार करें वो कम है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इब्तदा में बताया कि कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाबी हुई है। इस हद तक आप कंफर्म कर सकते हैं कि दहशतगर्दी का ही, ये यहाँ तक कंफर्म कर सकते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है? जी बिल्कुल, ये दहशतगर्दी का वाक़या है, इसमें कोई और दो राय नहीं है। और जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, जो पुलिस ने वहां से कलेक्ट किए हैं, उसके मुताबिक, और जो चीजें हमें सर्कमस्टांशियल कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ टेक्निकल एविडेंसेस हैं, वो ये वाजे कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की जानिब से जो है ना शहरियों को निशाना। अच्छा रिंद साहब, ये भी बता सकते हैं कि ये जो मकतूल अली मुर्तज़ा की रब्ता पुलिस के साथ कैसे हुआ था? ये भी इतलात हैं कि रात 11 बजे ये हमला हुआ और सुबह 5 बजे पुलिस वहाँ पर पहुँची। बीच में तो खलल रहा रब्ता करने का, लेकिन एक तवील इंतज़ार उनको उस बॉडी के साथ और मासूम बच्चियों के साथ वहाँ पर करना पड़ा। अफसा सबसे पहले देखें, लेट मी कन्फेस दिस, आपको भी आप चीज़ों को रिपोर्ट कर रही हैं। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ एक हालत जंग में, बलूचिस्तान में कोई इस वक्त अगर मैं कहूँ लॉ एंड ऑर्डर वाइज कोई बहुत ही आइडियल सिचुएशन है तो ये गलत होगा। हम एक हालत जंग में, यहाँ तक कि कई मरतबा हुकूमत बलूचिस्तान अपने एलामियों में ये खबरें जारी कर चुकी है। आपके प्रोग्राम्स में हम कह चुके हैं कि बहुत सी ऐसी मुसाफिर बसें थी जिनकी हमने रात में मूवमेंट रोक रखी है, लेकिन जो भी चेक पोस्टें, अगर उन चेक पोस्टों से कोई छोटी गाड़ी फैमिली के साथ गुजरती है तो ये एक शुबा होता है कि ये फैमिली लोकल है या करीब तरीन जिले की है, तो ये वहां से गुजर रही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस फैमिली की गाड़ियों को उस तरीके से चेक नहीं करते जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। तो ये जो वाकया हुआ वो रात को 11 बजे के करीब हुआ। इन्होंने रात को सफर करने का फैसला किया, जो मेरे हिसाब से उनका एक बेहतर फैसला नहीं था। और जिस तरीके से वो रास्ता भटकने के बाद वो जिस इलाके में चले गए, तो उनकी अहलिया से जब पुलिस का पहला कोई राब्ता हुआ है वो रात को कोई 11-12 बजे के करीब हुआ है। और लाजमी सी बात है, वो खातून एक डरी सहमी सी हुई हालत में थी, शौहर उनके सामने जख्मी थे, वो खुद जख्मी थी, बच्चे उनके पास थे। वो सिर्फ पुलिस एहलकारों को ये बता रही थी कि जी यहाँ वीराना है और पहाड़ है। तो
बलूचिस्तान में जो मसाफतें हैं, जो फासले हैं, वो बहुत तवील हैं। तो पुलिस को उनके तलाश करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, और जो राब्ता हुआ वो उसी फैमिली के ज़रिए हुआ था जो फैमिली क्वेटा में उनकी मेज़बान। अच्छा शाहिद साहब, अब आप कहते हैं कि वो लेट नाइट सफ़र कर रहे थे जो रिकमेंडेड नहीं है बलूचिस्तान में, लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में भी कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐसी भी कोई जगह है कि जहां कौमी शाहराह से आप ज़रा से भटक जाएं तो आप इतने बड़े खदशे का शिकार हो जाते हैं, और उससे पहले किसी किस्म की कोई बोर्ड साइन बोर्ड्स नहीं है कोई। यही एसपी साहब, मैं अपना सवाल मुकम्मल करूँगी, एसपी मस्तूम जो आज कह रहे हैं कि इस शाहराह से हट जाएँ तो इंतहाई ख़तरनाक है, तो वहाँ पर कौन सी चेक पोस्ट लगाई थी कि किस तरीके से आगाह किया जा रहा था लोगों को कि उस साइड पर ना जाया जाए? अब सर देखें, बलूचिस्तान में जो कौमी शाहराह है वो कोई इस तरीके से मोटरवे नहीं है जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद या जैसा कि सक्कर और मुल्तान के सेक्शन में। आज भी सिंध में बहुत से हल नहीं है, लेकिन वहां पर एक डाकुओं का इशू मौजूद है जिसकी वजह से बहुत से लोग रात को सिंध की बहुत सी शाहराहों पर ट्रैवल नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया है, या मैंने आपको पहले कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी 12 ये बात कर चुके हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरे बलूचिस्तान को सिक्योर करना है, जो कि पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा है। लेकिन दहशतगर्दों को सिर्फ चंद मिनट चाहिए किसी शाहराह पर, किसी जगह पर अपनी कार्रवाई करने के लिए, जो कि वो अपने जिसे कहते हैं आकाओं की गाइडलाइन पर करते हैं, चाहे वो सिविलियन लोग हों, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के ट्रैवल करने वाले पैसेंजर हों, या फिर सिविलियन मौका चाहिए होता है। और अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक बात यह है कि वो एक मौका उन्हें खंड के इलाके में मिला और उन्होंने उस गाड़ी पे फायरिंग की। असल मसला सिर्फ यही था कि इलाका जो है वो जरा दुश्वार था और एरिया ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस को पहुंचने में भी वक्त। अब हालात हमारे सामने हैं, यकीनन जिस तरह आपने जिक्र किया, कोई भी महफूज नहीं है के हाथों। जिस किस्म के कोऑर्डिनेटेड 11 शहरों के अंदर बलूचिस्तान में अटैक्स हुए और फिर अब इस फैमिली को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, लोगों के जहनों में ये सवाल है, शाहिद साहब हमारे लिए आप क्लियर कीजिएगा, बतौर हुकूमत के तर्जुमान ट्रैवल एडवाइजरी क्या है बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान भर में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, किन इलाकों में बलूचिस्तान में लोग जा सकते हैं, किन में सफ़र नहीं कर सकते, या वो ट्रैवल ही ना करें बाय रोड बलूचिस्तान की तरफ? देखें अफसा, मैंने आपको पहले भी एक बात कही कि ये परसेप्शन, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान की आधी से ज़्यादा चीज़ें परसेप्शन पे चल रही हैं। अभी आपने जो सवाल किया, इस सवाल का जो जवाब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, अगर वो जवाब मैं उस तरीके से दूं तो ऐसा लगेगा कि बलूचिस्तान कोई बहुत ही पुरखतर इलाका है। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सिंध में कश्मीर के इलाके में रात को ट्रैवल करना आसान है? नहीं है आसान। पंजाब का जो कच्चे का इलाका है जो सिंध के साथ बॉर्डर करता है, क्या वहाँ रात को सफर करना आसान है? नहीं है आसान। ये हकीकतें हैं। KPK में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर आप रात को सफर नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हमें एक जंग की सूरत हाल का सामना है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भी इमरजेंसी में कोई भी शख्स अगर रात में ट्रैवल कर रहा है तो कम से कम जो पहली अवेलेबल सिक्योरिटी चेक पोस्ट है उससे कम से कम गाइडलाइन ले लें, और अगर वो समझते हैं कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट उन्हें रोक रही है आगे ट्रैवल करने से, तो उस जगह पर, उस सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर कम से कम रुक जाएं या कोशिश करें कि सेफ जगह पे अपने आप को रखें। रात का सफर इस वक्त बलूचिस्तान में आइडियल नहीं। और हुकूमत क्या करने जा रही है रात के सफर को थोड़ा बहुत महफूज बनाने के लिए, लोगों के लिए? अगर कोई किसी इमरजेंसी में भी चला जाता है या ऐसी सूरत हाल में रात को उनको निकलना पड़ता है? देखिए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर इलाके में मौजूद है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स मौजूद हैं, और अगर इमरजेंसी की किसी ऐसी सूरत में किसी को निकलना होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या सिक्योरिटी चेक पोस्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और अगर कोई ऐसा इलाका जो बहुत ही पुरखतर हो तो उन्हें वहाँ कानवाई की सूरत में भी ले जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, मैंने आपके सामने पहले भी कहा कि सिंध में भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, पंजाब में भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी सूरत हाल कुछ चंद इलाकों में बलूचिस्तान, लेकिन वहाँ पर पुलिस ये दावा भी नहीं करती कि ये इंतहाई खतरनाक इलाका था अगले दिन आकर, और उससे पहले उन्होंने खुद कोई डिप्लॉयमेंट और कोई इंतजाम ना किए हों। ऐसी मिसाल जो ये वाक़या अनफॉर्चुनेटली रेन साहब, इसकी हमें कोई दूसरी नहीं मिलती है हालिया तारीख में। आखिर में वज़ीर आला साहब ने इसके ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया, उसकी क्या वजह है? इसको एक सिक्योरिटी लैब्स के तौर पे देखा जा रहा है, वो क्या इसके ऊपर सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है आपने कहा कि वज़ीर आला ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। वाक़े के फौरी बाद से उस फैमिली के साथ मुसलसल चीफ मिनिस्टर हाउस और उनकी टीम राब्ते में रही। जो हमारी बहन जख्मी हुई है इस वाक़े में, उनकी जो इलाज मुआलजा है वो आगा खान हॉस्पिटल में हो रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करवा रही है। और मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन भी जो हमारे डिप्टी
कमिश्नर हब और SP हब हैं वो अली मुर्तज़ा के घर पर फातिहा के लिए मौजूद थे, और मुमकिन तौर पर इस वक्त मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मुमकिन तौर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक और डेलीगेशन भी उनके घर तक पहुँच चुका हो। और अब वज़ीर आला बाकायदा तौर पे, क्योंकि इसका मकसद ये भी होता है कि लोगों के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं उनको एड्रेस करना होता है, तो ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि वो इस मामले को एड्रेस करेंगे? देखिए, मैंने आपको प्रोग्राम की इब्तिदा में ही ये बात कही कि इस वाक़े के बाद एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कुछ कामयाबी हमें मिली है, लेकिन इस वक्त वो एप्रोप्रिएट वक्त नहीं है कि मैं उसकी डिटेल्स शेयर कर सकूं। मुमकिन है आने वाले चंद घंटों में या एक आध रोज़ में हम उसकी डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर। बहुत शुक्रिया, शाहिद रिंद साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, लोगों का एतमाद बहाल करना भी एक प्रोसेस होगा और हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत इस मामले को आगे कैसे लेकर बढ़ती है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया वो तो सबके सामने ही है। 2 मासूम बच्चियाँ यतीम हो गई, किस तरीके से उनकी बीवी बेवा हो गई, और अली मुर्तज़ा के वालिद का जो बयान था वो भी जो है वो सबके सामने है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला, बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईरान और अमरीका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुफाहमती यादाश्त में इत्तफाक किया गया था कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, लेकिन इस इब्तदाई मुआहदे को हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर इसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और इसके नतीजे में बराह रास्त हमले शुरू कर दिए। हालात इस वक्त कशीदा हैं और उस वक्त ये ज़्यादा कशीदा हुए जब 25 जून को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक कमाल बरदार जहाज़ को ईरानी मिसाइल निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान की फौजी तंसीबात पर हमले किए और फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी तंसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमलों के बाद खित्ते में अब एक बार फिर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और वजह है मुफाहमती यादाश्त के निकात पर दोनों तरफ से इत्तफाक न होना। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में आमदो रफ्त के हवाले से ईरान का किरदार तस्लीम किया जाएगा और ईरान की मंजूर करदा आबी गुजरगाहों से हट कर सफ़र करने वाले जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दी जा सकती है। जबकि अमेरिका का दावा यह है कि आबनाए हुर्मुज़ से 60 रोज़ के लिए बग़ैर टोल टैक्स के आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। इस कशीदा सूरत हाल में आज सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और कल इस हवाले से दोहा में मुलाकात होने जा रही है। लेकिन इससे पहले ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि कतर में अमरीकी टीम से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप में तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर शराइत पूरी होने पर मुमकिन होगा। एक तरफ ये बेयकीनी बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने यह दावा किया है ईरान और अमरीका एक दूसरे पर हमले रोकने के हवाले से रजामंद हो चुके हैं। एक्सियस ने एक सीनियर अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने मंगल के दिन कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर तनाज़ा और दीगर अमूर के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसी हवाले से नाजरीन एक और दावा भी सामने आया है साबिक अमरीकी सिफारतकार रिचर्ड शर्मर का, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को एक दूसरे पर हमले रोकने पर आमादा किया। पाकिस्तान और कतर की सालसी में ईरान और अमरीका दोहा में मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर दोनों बतौर सालिस शरीक होंगे, इसका इम्कान है। अब नाजरीन, ईरान और अमरीका के दरमियान 60 रोज़ तक जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़, लेबनान और मुंजमद असासों समेत दीगर अमूर के हवाले से तकनीकी मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन इब्तदा में ही दोनों तरफ से हमलों के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या दोनों ममालिक इन तमाम अहम तरीन अमूर के ऊपर संजीदा गुफ्तगू करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं, क्योंकि सदर ट्रंप के गैर ज़ामेदाराना जो बयानात हैं वो जलती पर तेल का काम करते हैं और हर ऐसा ही होता है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अहम बयान भी सामने आया। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी हैं। इस सब के साथ साथ इसराइल के हवाले से भी जिक्र करना ज़रूरी है, जो मुज़ाकरात को सबोताज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और लेबनान में अपने हमले जारी रखे हुए है। अब सभी लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद है कि जब फ़रीक़ैन के दरमियान इतनी ज़्यादा बदएतमादी है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। इस सारी सूरत हाल में एक बात वाज़ेह है, सदर ट्रंप के बयानात जो कि इस अमल को बार बार मुतासिर कर रहे हैं और इसकी वजह से हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान के वफ़द ने बंद कमरों में तो अमरीका से मुज़ाकरात कर लिए, लेकिन कैमरास के सामने उनकी आला क़यादत ने अमरीकी अहदेदारों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।
कतर में होने वाले मुमकिन मुज़ाकरात से क्या तवक्को रखी जाए और क्या पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सदर ट्रंप के मुतनाज़ बयानात का सिलसिला रुकवा सकते हैं ताकि संजीदा मुज़ाकरात हों और दुनिया भर की मईशत इस कशमकश की सूरत हाल से निकल सके। ये हमें आइंदा दिनों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।